हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी 10 मिस्टेक्स हैं जो हर ट्रेडर और हर इन्वेस्टर को अवॉइड करनी चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग देयर मनी इन स्टॉक मार्केट्स। हम एक एक करके समझेंगे कि क्यों ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे और ये सारी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है। दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली पैसा बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, मिस्टेक्स न करना ज़्यादा मुश्किल है। तो आज हम बात करेंगे उन 10 इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स की जो लगभग मैक्सिमम लोग मार्केट में जब भी एंट्री लेते हैं उसके बाद वो करते हैं, जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट होकर मार्केट से उनको बाहर जाना होता है। तो आज हम एक एक करके वो सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे और किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फर्स्ट मिस्टेक है चेजिंग टिप्स फ्रॉम फ्रेंड्स, न्यूज़ और सम टेलीग्राम ग्रुप्स। किसी ने बोला कि कोई स्टॉक है वो ले लो और वो विद इन सर्टेन टाइम स्पैन में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा या 50% रिटर्न दे देगा, और आप बिना सोचे समझे, बिना अपना दिमाग लगाए वो स्टॉक खरीद लेते हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स आपको रिटर्न दे भी दें, पर क्या ये चीज़ सारे ही स्टॉक्स में रेलेवेंट हो पाएंगी? इसका सिंपल आंसर है नहीं। और जब भी आप स्टॉक पिकिंग करते हो, आपका कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है कि आपने वो स्टॉक क्यों लिया है। हम बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और उससे भी ज़्यादा मेहनत लगती है उस पैसे को बचाने में। तो उस पैसे की कद्र कीजिए और पैसे को स्टॉक मार्केट्स में तभी डालिए, किसी स्टॉक को टिप्स में तभी डालिए जब आपके पास एक फिल्टर मैकेनिज्म हो कि क्या करके हम ये एश्योर हो सकते हैं कि हम जो पैसा डाल रहे हैं उसका रीज़न कम से कम हमें मालूम है। हमें पता होना चाहिए कि वो 2x क्यों हो सकता है या 20% क्यों हो सकता है। सेकंड जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो है बाइंग एट द हाई ड्यू टू फोमो। अभी फोमो क्या है? तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी न्यूज़ आती है तो न्यूज़ को कई बार जानबूझ के, जिन कंपनीज का IPO आता है वो कंपनीज जानबूझ के इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करती हैं, इतने ज़्यादा पोर्टल्स पे और यूट्यूबर्स को आप उनकी बातें करते हुए सुनते होगे, तो आपको लगता होगा कि कहीं ये अपॉर्चुनिटी मैं ना मिस कर जाऊँ। और ऐसे ही फोमो क्रिएट करते हैं पेटीएम जैसे अनदर IPOs की। एक यूफोरिया क्रिएट किया जाता है, एक सस्पेंस एंड थ्रिल क्रिएट किया जाता है कि ये IPO ना निकल जाए, इंडिया का सबसे बड़ा IPO। और क्या होता है? आपका पैसा 75% डाउन हो जाता है। जिसने भी पेटीएम का बैलेंस शीट एनालिसिस किया होगा उन्हें समझ में आया होगा कि फॉर द कंसिस्टेंट 5 years पेटीएम वॉज इंकरिंग हैवी लॉसेस। तो एक कंपनी जो पिछले 5 साल से लॉस में है वो आपको रिटर्न बना के कैसे दे सकती है? इट वॉज काइंड ऑफ अ नो ब्रेनर, पर फिर भी उसमें बहुत लोग फंसे और लोगों के बहुत पैसे बर्बाद हुए, जिसमें से कि कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हैं। मिस्टेक नंबर 3, नॉट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझ के देखो कि आप कभी भी अगर आप सिंपल क्रिकेट मैच भी देखो तो आप कैसे कह पाते हो कि इस टीम के जीतने के चांसेस बहुत हाई हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच देखो तो आप कैसे कह पाते हो कि ऑस्ट्रेलिया के जीतने का चांस हमेशा ज़्यादा रहता है? यस, एट टाइम्स बांग्लादेश कैन विन, बट व्हाट आर द ऑड्स ऑफ बांग्लादेश बीटिंग ऑस्ट्रेलिया? मे बी 20 मैचेस में 8 बार, 30 मैचेस में 8 बार। और जब ऑस्ट्रेलिया की उसके पहले की टीम थी, जब रिकी पॉन्टिंग और एंड्रू साइमंड्स, डिलक्रिस्ट हेडन ये लोग खेलते थे, उस समय अगर आपसे कोई पूछता व्हाट आर द ऑड्स ऑफ बांग्लादेश बीटिंग ऑस्ट्रेलिया, आप कहते शायद 0 मैचेस आउट ऑफ 100। आप ये चीज़ क्यों बता पाते हो कि इनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को खेलते देखा है, आपने उनके प्लेयर्स को देखा है, आपने उनकी बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग देखी है। बिल्कुल उसी तरीके से हमें स्टॉक्स के बारे में भी समझना पड़ेगा कि एक स्टॉक जो है उसकी बैलेंस शीट में कैसे प्रॉफिट्स हैं थ्रू आउट 10 years, 5 years, डिफरेंट क्वार्टर्स, उसका रेवेन्यू कैसा है, क्या उसका रेवेन्यू बढ़ता हुआ है, क्या उसका रेवेन्यू घटता हुआ है, वो किस सेगमेंट में काम करती है, क्या वो सेगमेंट बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है, क्या वो बहुत ही रेगुलर कंजप्शन वाले स्टॉक्स हैं जैसे पेंट्स या FMCG, जो कि हमेशा ही चलते रहते हैं और कभी भी आउट ऑफ बिजनेस नहीं जाते। मिस्टेक नंबर 4, ओवर ट्रेडिंग। बहुत लोगों को लगता है कि हम डेली कुछ खरीदें या कुछ बेचें, और ये पार्ट होता है आपकी साइकोलॉजी का।
बहुत लोगों को लगता है कि डेली कुछ खरीदने से और बेचने से, और ये कंपल्सिव डिसऑर्डर टाइप का हो जाता है कि लोग डेली अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं और डेली कुछ ना कुछ बाई सेल करने की कोशिश करते हैं, और उसके चक्कर में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे लोग या तो बहुत कम प्रॉफिट कमा पाते हैं या लॉस में फिनिश करते हैं। जो 6 बड़ी मिस्टेक है एसेट एलोकेशन की। कुछ लोग मार्केट में बस घुसते ही हैं और उनको इनिशियली कुछ प्रॉफिट हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि शायद हमने स्टॉक मार्केट को समझ लिया है, बट हो सकता है कि वो तब घुसे हो जबकि बुल मार्केट का फेज चल रहा था। सबसे बड़ा एग्जांपल है कोविड का बुल रन, मैसिव बुल रन, जिसे कि मदर ऑफ ऑल बुल रन भी कहा गया। तो जब उस समय लोगों ने उसमें एंट्री ली, लोगों को लगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना तो बहुत ईजी है, बट फिर क्या हुआ? जब से वो रैली टूटी, बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जो जिन्होंने पिछले 3 साल 4 साल से कोई रिटर्न ही नहीं दिया, और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लोगों को स्टॉक मार्केट से निकलना पड़ा। और ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने लोन लेके या फिर अपने फैमिली मेम्बर से, दोस्तों से लेके उनका भी पैसा लगाया और वो भी खो बैठे। तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि अपना एसेट एलोकेशन 100% किसी एक चीज़ में मत करिए। एटलीस्ट अगर करना भी है तो बहुत टाइम दीजिए, चीज़ों को समझिए, और जब तक वो कन्विक्शन आपको नहीं आती है, उसका नॉलेज आपको नहीं आता है, वो साइकोलॉजी आप डेवलप नहीं कर पाते हैं, तब तक अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में एलोकेट करिए, जिसमें आपका गोल्ड है, म्यूचुअल फंड्स है, रियल एस्टेट है और स्टॉक मार्केट्स एंड एफडीज है। इसके बाद सबसे बड़ी मिस्टेक जो दिस आई विल कॉल एज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज इन्वेस्टिंग बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम क्रेडिट कार्ड एंड लोन फ्रॉम बैंक्स, या फिर अपने फैमिली या फ्रेंड्स का पैसा लेके लगा देना। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब उनका पोर्टफोलियो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो आउट ऑफ ग्रीड, जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, ग्रीड एंड फियर, तो आउट ऑफ ग्रीड वो और पैसा ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये मौका कभी नहीं आएगा, और वो लोन लेके, दोस्तों से पैसा लेके मार्केट्स में डाल देते हैं, और जैसे भी एक बियर रन आता है और वो देखते हैं कि पूरा पैसा इरोड हो चुका है, उसके बाद वो एक हैवी डेट में फंस जाते हैं और बहुत ही मिजरेबल लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे नोन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने जॉब के फर्स्ट ईयर में इतना पैसा खो दिया कि उसे चुकाते चुकाते उन्हें 5-6 साल की सेविंग्स बगानी पड़ी। तो ये डिसीजन बहुत बुरा हो सकता है आपके लिए और आपके फैमिली के लिए भी। तो प्लीज़ ऐसी किसी भी चीज़ों में ना घुसें, पैसे उधार लेके कभी भी मार्केट में ना लगाएं। जो आपने कमाया है, जो आपकी सेविंग है, वो पैसा भी तभी लगाएं जब आपने अच्छे से मार्केट रिसर्च की हुई है और स्टॉक का एनालिसिस आप जानते हैं। मिस्टेक नंबर 8, वॉचिंग योर पोर्टफोलियो एवरी डे। वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है उन लोगों के लिए जो अपना पोर्टफोलियो देख के शांत रह सकते हैं, बट ऐसा होता है क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप डेली अपने मार्केट्स को देखते हो इस उम्मीद में कि मार्केट थोड़ा सा ग्रीन शो कर दे, थोड़ा सा ग्रीन शो कर दे। पर जब लॉन्ग पीरियड में आपको मार्केट ग्रीन नहीं दिखते हैं, आपको लग रहा है डेली या तो मार्केट थोड़ा सा लॉस दे रहा है, ज़्यादा लॉस दे रहा है, और ग्रीन आपको कभी कभी देखने को मिल रहा है, तो लोग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो सारा पैसा निकाल के वापस से एफडीज में डाल देते हैं, और जब वो बेयर फेज ख़त्म होता है और बुल रन स्टार्ट होता है, फिर वो खुद को कोसते रहते हैं। अब ये मिस्टेक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है, लैक ऑफ पेशेंस एंड ये चाहना कि बहुत जल्दी पैसा बन जाए। स्टॉक मार्केट पेशेंस मांगता है। हम एफडीज में क्यों परेशान नहीं होते हैं? भले एफडीज हमें 6 या 6.5% का रिटर्न देती हैं प्री टैक्स, क्योंकि हम अपनी एफडीज को डेली चेक नहीं करते। हम नहीं देखते हैं डेली कितने पैसे बने हैं। शायद अगर हम अपनी एफडीज को भी डेली देखें और हम देखें कि वो 100, 200 रुपये, 50 रुपये बन रहा है, तो हम उससे भी फ्रस्ट्रेट होकर एफडीज को भी निकाल लें। पर क्योंकि उसमें वो ऑप्शन नहीं है, एफडीज में वो ऑप्शन नहीं है, तो हम शांत बने रहते हैं। लेकिन जब बात आती है स्टॉक मार्केट्स की, हम अपना डीमैट अकाउंट डेली चेक करते हैं और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हम अपना पैसा निकाल लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि हमारे स्टॉक्स के लिए बहुत ही ख़राब है। मिस्टेक नंबर 10 है, मिस्टेक नंबर 9 है, नो सेल्फ लर्निंग एंड एजुकेशन। देखिए, स्टॉक मार्केट भी एक लर्निंग है, एक प्रॉपर लर्निंग है। मैंने 5-6 साल दिए, अभी भी मैं शायद आगे के 10 साल दूंगा, तो कंटिन्यूस लर्निंग चलती ही रहेगी। इसकी लर्निंग कभी नहीं रुकती है, क्योंकि मार्केट में नए ट्रेंड्स आते हैं, जैसे एआई आया है। अब एआई मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करेगा आप देखोगे तो उसमें 100 एक्सपर्ट्स की 100 राय है। इसका मतलब कि एक्सपर्ट्स भी उसे बहुत अच्छे से गेज नहीं कर पाते। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अपने हिसाब से आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके सोसाइटी में क्या चल रहा है, जब आप मार्केट में जाते हो तो कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है जो बहुत ओवर यूज़ हो रही है, बहुत रेगुलर यूज़ हो रही है, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 10 है कि किसी बड़े इन्वेस्टर को ब्लाइंडली फॉलो करना।
जैसे बहुत लोग हैं वो राकेश झुनझुनवाला जी का या फिर रामकृष्ण दमानी जी का पोर्टफोलियो कॉपी करना चाहते हैं और रैंडम स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में भर लेते हैं। पर आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी हुए, राधाकृष्ण दमानी जी हुए, इनके पास मार्केट की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन की एक्सेस है जो हमें और आपको नहीं है। तो हमें हमेशा समझना पड़ेगा कि उस डेटा का एक्सेस हमेशा उनके पास हमसे पहले होगा। तो हो सकता है जब उन्होंने एंट्री की हो वहाँ से उनका रिटर्न बन गया हो, पर जब तक आप तक इन्फॉर्मेशन आई हो तब तक लेट हो चुका हो, और जब आप पैसे डालोगे तो आपको उसका रिटर्न नहीं दिखेगा। तो ब्लाइंडली उन्हें फॉलो नहीं करना। और एक बोनस टिप है लास्ट में, डू नॉट चेस पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आउट ऑफ 100 पेनी स्टॉक्स 1 और 2 पेनी स्टॉक्स कैन परफॉर्म गुड, जैसे सुज़लॉन था और 1-2 और पेनी स्टॉक्स थे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ पेनी स्टॉक्स को ही चेस कर रहे हो। पेनी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो का 1%, 2%, 3% हो सकता है, बट 50% या 20-30% पेनी स्टॉक्स खरीदना इस उम्मीद में, या किसी टेलीग्राम के चैनल से हमने उठा लिया ये न्यूज़ की ये ₹1 का स्टॉक ₹100 हो सकता है, या किसी यूट्यूबर के थंबनेल पे देखा ये रख के भूल जाओ 10 जनरेशन्स खाएंगी, ऐसे थंबनेल्स के लिए लोग फंस जाते हैं। आप सिंपली समझिए, एक स्टॉक अगर पेनी स्टॉक है, ₹1 का स्टॉक है, कुछ रीज़न होगा कि वो ₹1 का स्टॉक क्यों है। अगर एक इंसान है वो 10 साल से जॉब कर रहा है, उसकी तनख्वाह 10,000 ही है, मतलब कि उसे जॉब देने के लिए आज भी कोई कहता है कि 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी मैं तुम्हें 10,000 ही दूंगा, तो उस एम्प्लॉय की क्या वैल्यू है आपको समझनी पड़ेगी। वहीं पे अगर एक स्टॉक ₹40,000 का है, ₹5,000 का है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये दोनों स्टॉक मार्केट में 10 साल से थे, एक स्टॉक 4,000 का हो गया है और एक ₹4 का है, तो आपको किसे तवज्जो देनी चाहिए, उस ₹4 वाली स्टॉक की जो 10 साल से ₹2 का ₹4 ही रह गया, और या उस स्टॉक की जो 10 साल में 200 से 2,000 हो गया। तो 2,000 प्राइस देख के, ₹2 प्राइस देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक सस्ता है। हो सकता है कि वो 2,000 का स्टॉक सस्ता हो वैल्यूएशन के हिसाब से, जिस पे हम बाद की वीडियोस में बात करेंगे। तो प्लीज़ इंश्योर करिए, ये आपका पैसा है, बहुत मेहनत से कमाया है और उससे भी ज़्यादा मेहनत करके बचाया है। तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि प्रॉपर नॉलेज लेके, कंटिन्यूस नॉलेज लेके, अच्छी बुक्स पढ़ के, अच्छे लोगों के थॉट्स को फॉलो करके हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करेंगे। वैसे रिस्क तो हर जगह होता है, बट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट तब हो जाती है जब आप नॉलेज लेते हो, जब आप इंफॉर्मेशन लेते हो, जब आप वो साइकोलॉजी और कन्विक्शन डेवलप करते हो। तो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में भी। तब तक के लिए प्लीज़ सपोर्ट करिए चैनल को, और कोई भी चीज़ जो कि आपको मुझसे जाननी है, कोई ऐसा टॉपिक जो कि आप चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट पे डालना। मैं कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूं। थैंक यू सो मच।